हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देख बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। ठीक है, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर फर्स्ट या यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली हमारे जो फर्स्ट वीडियो होगा ना, ये जो फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे अपने केवल हिस्ट्री के बारे में। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो वेद पुराण हैं, उन हमारे वेद में भी क्या है, थोड़ी सी बहुत जो है केमिस्ट्री के बारे में चीज़ें बताई गई हैं, है ना। तो हम उनकी जो है ब्रीफ स्टडी करेंगे, हमारे इंडिया में क्या था और बाकी के अदर वर्ल्ड में जो है लोग क्या कर रहे थे उस समय, समझ रहे हो। उसके बाद फिर हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे, इंपॉर्टेंस एंड इसके स्कोप देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आप जो भी, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। पढ़ने का तरीका आपका वही रहेगा। देखो, अब ये बेसिकली क्या है ना कि और एक ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसका आपको नोट भी बनाना ज़रूरी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बोर्ड्स में, इस वाइट बोर्ड में जितनी भी आपको चीज़ें दिखाई देंगी, उन सारी की सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलोगे और हम उनको लाइन बाई लाइन क्या करते चलेंगे, समझाते चलेंगे। ये बेसिकली क्या है ना कि ये पूरा एकदम कंप्लीट थ्योरी, समझ रहे हो। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वो वाला हिस्ट्री नहीं, राजाओं महाराजाओं वाला हिस्ट्री नहीं, ये हम केमिस्ट्री की हिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, आ रही बात में। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा हर बार की तरह, मतलब जैसे आप फिजिक्स पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे, ठीक है ना, उसी तरीके से हम इनको भी क्या है पढ़ने वाले हैं। इनको आपको नोट डाउन करते चलना है। क्लियर है? देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, अगर हम बात करें सबसे पहले व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को समझने से पहले ये जो इसका इंग्लिश वर्जन है ना केमिस्ट्री, आपको इसका हिंदी वर्जन समझना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं भाई? रसायन, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझना, रसायन का मतलब अगर आप देखोगे तो आपको एनसीईआरटी में एक वर्ड आपको लिखा रहेगा रस। तो ये जो रस, जो वर्ड जो लिखा हुआ आपको मिल रहा है ना, वो इसी रसायन का रस वाला पार्ट लिया गया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं रसाज। ठीक है, तो केमिस्ट्री का मतलब हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन। ठीक है, अब रसायन, अब ऑब्वियस सी बात है, मतलब साइंस की एक ऐसी ब्रांच, ठीक है ना, कि जिससे आपको रस मिले, आप डिफरेंट डिफरेंट, मतलब आपकी लाइफ जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर से फुलफिल हो जाए। तो ये जो हमारी ब्रांच आती है वो हमारी केमिस्ट्री के ब्रांच के अंडर में आती है। ऑब्वियस सी बात है। अब रस आने का मतलब देखो क्या है, रस कहने का मतलब क्या है ना कि जिसके थ्रू हमारी जो लाइफ है वो ईजियर हो जाए, हमारी लाइफ हैप्पियर हो जाए। तो ऐसी ब्रांच को हम लोग, ऐसी साइंस की इस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं, तो है ना। हम लोग एक वर्ड यूज़ करेंगे रस का, तो रस का मतलब क्या होता है? रसायन। रसायन हमारा ये जो है केमिस्ट्री का हिंदी नेम है, रसायन। ठीक है ना, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी मतलब साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें क्या हो, रस हो, कलर हो। ठीक है ना, और कैसा कलर? एक ऐसा कलर जो हमारी मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्कवरी कर रही हो और हमारी लाइफ को हैप्पियर बना रही हो। तो दैट इज़, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किसके अंडर में आएंगी? केमिस्ट्री के अंदर में आएंगी। बहुत सारी चीज़ें यार, देखो आप, जैसे डिजीज़ हो रही हैं, तो डिजीज़ का हम जो क्योर कर पा रहे हैं, जो हम जो मेडिसिन बना पा रहे हैं, वो किसके हेल्प से बना पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, विद द हेल्प ऑफ रस। समझ रहे हो ना, रस दैट मीन्स केमिकल, रस मीन्स केमिकल, समझ गए। उसके बाद आप जो फ्यूल यूज़ कर रहे हो अपने व्हीकल्स में जाने के लिए, आप जो स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, उन सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ कैसे कर रहे हैं? तो विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, विद द हेल्प ऑफ रस के ही यूज़ से तो कर रहे हैं ना। मेटल्स, नॉन मेटल्स जो आप देख रहे हो आपके घर में, जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स, वो सब किसके हेल्प से बने हैं? वो सारी की सारी चीज़ें केमिस्ट्री के ही हेल्प से बनी हैं, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखो हमारी लाइफ में क्या कर रही हैं, हमारी लाइफ में हम हमारी लाइफ को और ये ईजियर ही तो बना रही हैं। तो ये सारी की सारी किसके अंडर में आती हैं? ये सारी की सारी हमारी जो ब्रांचेज हैं वो हमारे आती हैं केमिस्ट्री के अंडर में। क्लियर है? तो अगर आपसे अगर पूछता है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो उसका डेफिनेशन आप बता दोगे। क्लियर है? समझ में, मतलब ये बात आपको आई केमिस्ट्री का मतलब क्या है एग्जैक्टली, जिससे आपको साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिससे आपको रस मिले और कलरफुल, मतलब आपको आपकी लाइफ को ईजियर बनाने के लिए चीज़ें जो हैं कलरफुल मतलब वो वाला कलर नहीं, ठीक है, आपकी लाइफ डिफरेंट डिफरेंट कलर से फुलफिल हो पाए। दैट इज़ कलर का मतलब ये है। वो वाला कलर मत समझ लेना कि नहीं नहीं होली आ गई हम तो रंग खेलेंगे, वो वाला कलर नहीं। हाँ, वो भी रसायन का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर जो कलर है वो आपकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी को दिखा रहा है ना। ओके, चलो हम लोग लिख लेते हैं व्हाट इज़ केमिस्ट्री। देखो बच्चे, एग्जैक्टली मैंने जो आपको बताया वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्या कहता है कि केमिस्ट्री में भी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ रसेस एंड कलर्स। ठीक है, इट कलर अवर लाइफ विद डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट हिडन कलर ऑफ नेचर। ऑब्वियस सी बात है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी नेचर में छुपी हुई हैं जिनको हम केमिस्ट्री के हेल्प से ही क्या कर रहे हैं? डिस्कवर कर पा रहे हैं। एंड ऑल द रसेस, मतलब रस की यहाँ पर बात हो रही है, नेसेसरी फॉर मेकिंग अवर लाइफ हैप्पियर। फॉर एग्जाम्पल, चलो देखो, अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर हम अपनी अगर लाइफ से अगर हटा दें, इन सारी चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ से हटा दें, तो बताओ कैसी होगी? कौन सी सारी चीज़ों को? फूड वी ईट, मेडिसिन फॉर डिजीजेज,
कॉस्मेटिक, हाँ कॉस्मेटिक लड़कियों का फेवरेट नहीं ओके, काइंड ऑफ फ्यूल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑल दीज थिंग्स ऐड कलर टू अवर लाइफ। बोलो ऑब्वियस सी बात है, करिए सब सारी चीज़ों को अगर हम हटा दें अपनी लाइफ से तो कैसी होगा, हमारी लाइफ कैसे जाएगी, एकदम बेकार, नीरस, मतलब कोई रस ही नहीं, नीरस मतलब कोई जिसमें कोई रस नहीं। थोड़ा बहुत तो आप लोग हिंदी जानते हो ना, नीरस हिंदी पे पढ़े होगे ना क्लास 10 तक, ठीक है। तो नीरस मतलब इसमें कोई रस नहीं हो ना, तो हमारी लाइफ कुछ ऐसी ही बन जाएगी, एकदम बोकस टाइप से बन जाएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई केमिस्ट्री की। अब हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग इस केमिस्ट्री में एग्जैक्टली डील क्या करते हैं, मतलब कि हमारे जो पूरा 11th का जो केमिस्ट्री है, जो 12th की जो केमिस्ट्री है, तो इस 11th की केमिस्ट्री में और इस 12th की केमिस्ट्री हम लोग क्या चीज़ें डील करने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लो कि व्हाट वी डील, एक क्वेश्चन मार्क लगा लो कि व्हाट वी डील्स विद केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री में डील क्या करते हैं। ओके, देखो बात करते हैं कि क्या है भाई, हम क्या चीज़ डील करते हैं केमिस्ट्री में, हमें पढ़ना क्या है, क्या हमें इससे फ़ायदा क्या मिलता है। तो देखो क्या करते हैं ना कि बेसिकली हमारे जो भी मटेरियल्स होते हैं, हम उनकी प्रिपरेशन कैसे करें, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके एक्यूरेट सुपर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। ध्यान से यहाँ पे वर्ड्स को देखना, एक्यूरेट सुपर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ना। उसके बाद उनकी जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है, क्या किसके साथ वो इंटरेक्ट कर पा रही है, किसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रही है, एंड देयर यूज़ इन ऑल पॉसिबल वे ऑफ लाइफ। हम जब हम इन सारी चीज़ों का जब हम स्टडी कर लेते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि हम अपनी लाइफ में, है ना, किस तरीके से हम उसका यूज़ कर पा रहे हैं। अब वो दो तरीके से यूज़ हो सकती है बेसिकली, ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके, ऐसा नहीं लगता आपको बच्चे कि हम सर आप जो है केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं, बिल्कुल बढ़ा चढ़ा करके बता ही रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी जानें भी तो गई हैं। अरे देख लो, जो गैस ट्रेजेडी होती है किसी फैक्ट्री से, जब कोई गैस जो लीक होती है, जो वेपन्स बनाए जाते हैं, तो ये सब किसके हेल्प से बनाए जाते हैं, केमिस्ट्री के ही तो हेल्प से बनाए जाते हैं। तो ये भी है, इसका एक साइड इफ़ेक्ट कह सकते हो, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड है ना कि हम इसका अच्छे वे में यूज़ करें। तो यही कहना ना कि यूज़ इन ऑल पॉसिबल वे, ऑल पॉसिबल वे में सारी चीज़ें आ जाती हैं, बैड वे भी आ जाती है और गुड वे भी आ जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग डील करते हैं केमिस्ट्री में, हमारा बेसिक एम यही होता है। तो इसलिए हम ना क्लास 12 में इन सारी चीज़ों को देखो हम लोग बार बार स्टडी करेंगे, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, हर एक चैप्टर में प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेगा। उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंटरेक्शन की बात करेंगे, किसके साथ इंटरेक्ट हो पा रहा है, किसके साथ नहीं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर हम उसका यूज़ देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ है या नहीं है। आई बात समझ में कि हम क्या डील करते हैं, हम अपने 11th की केमिस्ट्री में, 12th की केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे ना। अब हम नेक्स्ट अपनी बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री की, ठीक है। ये वो वाली हिस्ट्री नहीं है राजाओं महाराजाओं वाली कि हाँ ये गया तलवार लेकर के ये लड़ाई कर रहा है, वो लड़ाई कर रहा है, नहीं, हम केमिस्ट्री के हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री की, जो हमारी जो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में हमारी स्टार्ट होती है वेदास से। अगर आप वेदा अगर कभी पढ़े होगे, वेद को अगर आप कभी पढ़े होगे तो उसमें केमिस्ट्री का जो है हल्का बहुत जिक्र है, हल्का नहीं क्या, बहुत सारा जिक्र है, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं, तो हेडिंग लगा लो क्या, हिस्ट्री, ठीक है, किसकी, केमिस्ट्री की। ओके, देखो जी बात करते हैं, समझो इस चीज़ को। देखो हमने कहा कि अगर हम बात करें अपनी हिस्ट्री की ना, तो सबसे पहले हमें जो अपनी हिस्ट्री, हमारी जो वेद्स हैं, जो पुराण हैं, वेद पुराण की बेसिकली बात नहीं हम करेंगे, हम वेद्स की बात करेंगे। तो वेद में सबसे पहले केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया बहुत साल पहले, लगभग समझ रहे हो 10,000 15,000 साल पहले की ये सब बातें हैं, हाँ ठीक है। वेद पुराण इतने ही तो पुराने हैं। तो सबसे पहले कहाँ बताया गया, वेदास में बताया गया, ठीक है ना। इन वैदिक लिटरेचर द यूनिवर्स इज सपोज टू कंपोज, देखो कितना ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। पता नहीं लोग इसको जो है मतलब या तो समझ नहीं पाए या फिर जो है शायद लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी, इस वजह से लोग ना हम मतलब ये सारी चीज़ें भूल गए। देखो कहता है कि इन वैदिक लिटरेचर द यूनिवर्स इज सपोज टू कंपोज ऑफ पंचभूत। पंचभूत का मतलब होता है 5 तत्व, द बेसिक 5 तत्व, दैट मीन्स आप आज हम जिसको एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, वो उस समय पहले उसको एलिमेंट्स की जगह क्या बोलते थे, तत्व बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली ये कहा गया कि हमारी ये जो भी यूनिवर्स है, देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, हज़ारों साल पहले ये की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ना, वो हमारे किससे मिलकर के बना है, पंचभूत से मिलकर के बना है, जिसको आप अपने मॉडर्न लैंग्वेज में क्या बोलते हो, द 5 बेसिक तत्व। तत्व का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा यूनिवर्स है वो 5 एलिमेंट्स से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से वो एलिमेंट्स है भाई, तो पृथ्वी हमारी एक, उन्होंने पृथ्वी को एक एलिमेंट माना। जल, दैट मीन्स वाटर, समझ रहे हो। अग्नि, जिसको आप फायर बोलते हो। आकाश, जिसको आप स्काई बोलते हो। और वायु, जिसको आप एयर बोलते हो। तो उनका ये मानना था, वेद्स के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो हमारे यूनिवर्स हैं वो बेसिकली 5 बेसिक तत्वों से मिलकर के बने हैं, दैट मीन्स 5 एलिमेंट्स से मिलकर के बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ठीक है। अब एक और हमारे जो हैं ऋषि हुए जिनको हमने कहा कर्ण, है ना, कर्ण कहा।
तो इन्होंने देखो बहुत समय पहले लगभग 500 BC के आसपास ही क्या कर दिया इन्होंने, परमाणुवाद की जो है उन्होंने डिस्कवरी करी थी। परमाणुवाद जिसको आज हम मॉडर्न पता है किस नाम से जानते हैं, द एटॉमिक थ्योरी। पढ़े हो एटॉमिक थ्योरी? तो ये सब बताओ, ये 500 BC मतलब 500 BC, समझ रहे हो, इतने साल मतलब 100 साल पहले ही ये उन्होंने क्या कर दिया था, डिस्कवर कर दिया था क्या, परमाणुवाद, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द नेचर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ये उस समय की बात है, समझ रहे हो, बहुत पुरानी ये सब सारी चीज़ें हैं, है ना। तो उस समय की ये बात है लगभग, वो उस समय जो है परमाणुवाद के बारे में उन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स का उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन किया। नाम याद रखना है कण, ठीक है, कण, ये इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है KNAD, बट इसको हम लोग पढ़ते हैं कण, ठीक है। उसके बाद फिर और भी बहुत सारी डिसीज, तो आपको केवल देखो याद क्या रखना, हम लोग यार देखो यही गलती करते हैं हम लोग, आप लोगों को शायद नहीं याद होगा, बट हम लोग ना ये चीज़ें बहुत पहले से मतलब ये सारी चीज़ जानते थे कि ऐसे जो ऋषि मुनि भी हुए हैं, जैसे चरक हैं, सुश्रुत हैं, कौटिल्य हैं, नागार्जुन हैं, तो ये सब ना केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना जो है सिग्निफिकेंट अपना रोल प्ले किया है। चरक की एक पूरी की पूरी एक बुक है, चरक संहिता, आप देखना, चरक संहिता एक पूरी की पूरी बुक है। उसमें आज हम जो मॉडर्न एज में हम लोग जो भी कुछ बेसिक से हम लोग जो केमिकल्स है ना, रसायन जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो उस समय लगभग उन्होंने वो बना लिया था, ठीक है। तो लेटर ऑन सेवरल ऋषिज मेड मैनी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री, सम ऑफ देम चरक थे, सुश्रुत थे, कौटिल्य थे, नागार्जुन थे, ये सब बहुत ज़्यादा अपने डिकेड्स के सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस पर्सन ये सब थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है रोल मतलब कंट्रीब्यूशन किया था केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। बट हुआ क्या, वही प्रॉब्लम हो गई, क्या हुआ देखो, बट लैक ऑफ सिस्टमैटिक रिसर्च, कोई रिसर्च, एक सिस्टमैटिक रिसर्च नहीं बन पाया, अब ऐसी बात है, नहीं कुछ बन पाया, रिसर्च नहीं बन पाया। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल इन रिसर्च, जो कॉमन लोग हैं वो रिसर्च में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, है ना, कह सकते हो। तो अब उनकी वजह से जो है मतलब, या फिर कह लो कि उनको ज़्यादा समझ में नहीं आया ये सब जो उन्होंने, ये जो सारी चीज़ें तो जो दी उन्होंने, ठीक है, हम कॉमन पीपल्स को वो ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आई। या फिर एक और दिक्कत ये भी हो सकता है कि उसमें भाई बेसिकली ये सब सारी चीज़ें संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। संस्कृत लैंग्वेज ऑब्वियस सी बात है, कितना आप लोग हेट करते हो संस्कृत लैंग्वेज, हमें पता है, क्लास जब बच्चे जाते हैं, अरे ये सर संस्कृत से क्लास 10 तक पढ़ना पड़ेगा, अच्छा, तो समझ रहे हो ना, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन प्राकृतिक लैंग्वेज से भी ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज है। तो इन सब चीज़ों की वजह से, है ना, एक सिस्टमैटिक रिसर्च नहीं हो पाया, लोग जो है पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए, तो ये सब सारी चीज़ें आ गई, जिनकी वजह से ये हम सब हमारी जो थ्योरीज़ हैं, हमारी वेद्स की जो थ्योरी हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, या समझ लो, कह लो, हो ही नहीं पाई, है ना। तो ये हमारे इंडिया का क्या था, थोड़ा सा हिस्ट्री था। ये बात समझ में आई आपको? इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जो है नोट डाउन कर लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, ठीक। तो ये इंडिया की हिस्ट्री की बात हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना। अब हम बात करें कि वर्ल्ड में जो हो रहा होगा, मतलब अब ऑब्वियस बात है, तो हमारी बहुत हिस्ट्री मतलब पुरानी है, तो वर्ल्ड में जो AD के आसपास हो रहा होगा, मतलब BC के, मतलब BC तो छोड़ दो, मतलब AD लगभग 1500 300 के आसपास से स्टार्ट हुआ वर्ल्ड की, अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो चलो, अब यहाँ से ना काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो अब हमारा जो है पीरियड, ठीक है, हो गया ख़त्म। अब हम आते हैं अपने 350 टू 1500 AD के आसपास आते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना, एकदम स्टोरी की तरह सुनो यार, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग जब 350 से 1500 AD के आसपास ना एक केमिस्ट्री, एक न्यू एरा शुरू हुआ, ठीक है, किसके थ्रू, एल्केमिस्ट्स के थ्रू। अब ये एल्केमिस्ट किसी एक आदमी का नाम नहीं है, एल्केमिस्ट का मतलब क्या है कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो केमिस्ट्री के ही बारे में दिन और रात, केमिस्ट्री के ही लिए वर्क, दिन और रात वर्क कर रहा हो, तो ऐसे लोगों को हमने बोल दिया एल्केमिस्ट, ठीक है। तो अब ये जो एल्केमिस्ट, ये जो लोग थे ना, ये दो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है। अब शायद ऐसा भी कहा जाता है कि इन्हीं की वजह से हमारी केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा फली फूली है। क्यों बता रहे हैं, देखो, तो ये जो एल्केमिस्ट थे, इनका जो इंटरेस्ट था वो दो पार्ट में था, दो चीज़ों में था। पहला चीज़ देखो क्या था, नेक्टर। नेक्टर मतलब, नेक्टर का मतलब ये क्या बताते थे, नेक्टर मतलब इन्होंने कहा कि भाई देखो, नेक्टर यानी कि है एक हमारी एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिरप है। हाइपोथेटिकल का मतलब समझ रहे हो, जो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, है ना, मतलब ऐसा सिरप हम केवल सोच सकते हैं। तो एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिरप विच कुड मेक मैन यंग एंड इमोर्टल। सोचो, अगर कोई बोलेगा कि ऐसा है, मेरे साथ चलो, हम तुमको एक जो है एक ऐसा सिरप देंगे जिसको पी करके आप हमेशा यंग रहोगे, आप हमेशा इमोर्टल रहोगे, तो कौन नहीं जाना चाहेगा, बता दो मेरे को, कौन नहीं जाना चाहेगा। इवन यार मेरे से अगर आकर के अभी अगर कोई बोलेगा ना कि हम लोग बहुत नज़दीक हैं एक ऐसा सिरप ढूंढने के लिए, एक ऐसा सिरप डिस्कवर करने के लिए, बस आपको मेरी हेल्प, मतलब आप बस आपको मेरी हेल्प चाहिए, मतलब मेरी आपको हेल्प चाहिए, तो हम तो तुरंत चले जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है।
कौन नहीं जाना चाहेगा। और सोचो ये तो बहुत पहले की बात है, 350 से लेकर के हम उसमें तो हम इतनी केमिस्ट्री जानते भी नहीं थे, इतना मेडिसिन जानते भी नहीं थे, समझ रहे हो ना। तो ये पहली चीज़ थी, लोगों ने जो ये जो अल्केमिस्ट थे, लोगों में उन्होंने ये अफवाह फैलाया। ये कह सकते हो कि उनका एक ये चाल था, या फिर सच में ऐसा सही भी हो सकता है, ऐसा वो उनका ऐसा सोचना था। लेकिन क्या था ना, उनका मेन काम क्या था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने केमिस्ट्री के फील्ड में वर्क मतलब ऐड करना चाहते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस केमिस्ट्री के फील्ड में आए, ये अपना कंट्रीब्यूशन दें, है ना, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ जो है डिस्कवर करें, इस वजह से ऐसा कहा गया। बट तो जो ये जो अल्केमिस्ट थे ना, इनकी दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी। पहली चीज़ आपको आगे समझ में, नेक्टर, है ना, कौन नहीं आज के समय में पीना चाहेगा भाई नेक्टर। एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिरप जो कि आपको हमेशा यंग रखे और हमेशा अमर रखे, आप हमेशा अमर रहोगे। ओके, तो ये पहली बात हो गई। दूसरा जो उनका जो फील्ड ऑफ रिसर्च जहाँ था, वो ये सर्च कर रहे थे, एक फिलोसोफर स्टोन के बारे में सर्च कर रहे थे। फिलोसोफर स्टोन का मतलब एक ऐसा स्टोन जो किसी मेटल को तुरंत कन्वर्ट कर दे, किसमें, गोल्ड में। वाह, ये भी बड़ी अमेजिंग बात है, नहीं, कितना अच्छा लग रहा है सुन करके। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। तो कौन नहीं जाना चाहेगा ऐसे फील्ड में वर्क करने के लिए, सोचो आप, है ना। तो ये अल्केमिस्ट की कहानी थी। अल्केमिस्ट ने बेसिकली इन दो चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया, और इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा जोर देने की वजह से बहुत सारी चीज़ें क्या हुई, डिस्कवर हुई, बहुत सारी नई चीज़ें क्या हुई, पता चली। ये अल्केमिस्ट की कहानी थी। अब बात आती है यहाँ से, ये अल्केमिस्ट की कहानी ख़त्म हो गई। अब लगभग देखो 1660 और 1734 के बीच में, है ना, एक हमारे जो है साइंटिस्ट, एक केमिस्ट कह लो, अर्नस्ट स्टेल, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी दे दी है, जिसको बोला गया फ्लोजिस्टॉन थ्योरी। ध्यान से नाम सुनो, है ना, फ्लोजिस्टॉन नहीं, हम बोलेंगे फ्लोजिस्टॉन थ्योरी। बहुत ज़्यादा, लगभग ये पता है, ये एक ऐसी थ्योरी है जो लगभग 100 सालों तक लोगों के बीच में बनी रही, 100 सालों तक। आप जो है अगर हम आज आपको अगर बता दें तो आप कहोगे सर ये तो क्या मजाक है। सोचो आप इस इरा में अगर आप हो और हम आपको कुछ ऐसी बता रहे हैं, एग्जैक्टली, रुको थोड़ा सा इंटरेस्ट तो पहले बढ़ाओ, समझ रहे हो ना। तो बात को समझो मेरी, हम आपको अगर एक ऐसी थ्योरी बताते हैं, अभी बता रहे हैं, डोंट वरी, है ना, तो आप भी कहोगे अच्छा हाँ सही बात है। और खुद में आप खुद थोड़ी देर के लिए आप खुद सोचना कि हाँ सच में ऐसा 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 आखिर क्या हो रहा था, कि भाई खुद सोचना आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है। रुको मेरी बात समझो, रुको देखो। तो देखो क्या हुआ कि अर्नस्ट स्टेल हैं, उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल थ्योरी दिया, जिसको हमने कहा फ्लोजिस्टॉन थ्योरी। नाम सही से देखो क्या है, फ्लोजिस्टॉन है, PHLOGISTON, है ना, तो फ्लोजिस्टॉन थ्योरी। अब क्या हुआ कि ये जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा समय तक हमारी जो है सर्वाइव कर पाई है, लगभग 100 साल तक जो है सर्वाइव कर पाई। सोचो 100 साल तक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा पाया, मतलब उठा पा रहे थे लेकिन उनके पास सूटेबल आंसर ही नहीं था। भाई वो देते क्या, वो तो खुद ही कन्फ्यूज थे, अरे हाँ यार तुम तो सही कह रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना। उनकी बात हर तरीके से लोग जो है सही मान पा रहे थे, अपोज करने की कोशिश करते थे, बट ऐसा हो नहीं पाता था, ठीक है ना। 100 ईयर्स एंड द पीरियड ऑफ इट्स सर्वाइवल इन केमिस्ट्री इज नोन एज फ्लोजिस्टॉन पीरियड। देख रहे हो, इस थ्योरी के नाम पे पूरा का पूरा एक पीरियड है केमिस्ट्री में, जिसको हम फ्लोजिस्टॉन पीरियड के नाम से जान रहे हैं। यहाँ पर पीरियड लिख लेना, ठीक है, जिसको हम फ्लोजिस्टॉन पीरियड के नाम से जान रहे हैं। तो इतनी बात आपको समझ आई। अब ये समझते हैं सर कि आखिर ये है क्या फ्लोजिस्टॉन, ठीक है। तो एक छोटी सी आप हेडिंग लगाओ, एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लगाओ, व्हाट इज फ्लोजिस्टॉन, लगा लिया। देखो बच्चे बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। मतलब हम भी थोड़ा सा पढ़े ना, तो हम भी क्या, अच्छा मतलब सच में, मतलब थोड़ी देर के लिए तो मेरा भी दिमाग जो है घूम गया, बात समझो। तो इन्होंने बताया कि भाई फिलोजिस्टॉन क्या है। आप देखो पूरे गूगल पर, पूरे यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना, आपको ये फिलोजिस्टॉन थ्योरी कहीं भी इस तरीके से, जिस तरीके में आपको समझा रहे हैं ना, उस तरीके से आपको कोई भी यूट्यूब चैनल, हम खुद परेशान हो गए थे, हम खुद सर्च किए, हमें कहीं नहीं मतलब ऐसा दिखा कि जो मेरे को फिलोजिस्टॉन जो है थ्योरी जो समझा सके, सच कह रहे हैं, ठीक है। बट काफ़ी मेहनत करने के बाद ये चीज़ मिली। देखो क्या कहता है फिलोजिस्टॉन बेसिकली है। तो पहले हम फिलोजिस्टॉन के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज़ फिलोजिस्टॉन। तो फिलोजिस्टॉन का मतलब कुछ ऐसा समझ लो कि आपके पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो फायर को पसंद करता हो, मतलब जो फायर के हेल्प से क्या होता है, जो आग की हेल्प से क्या हो रहा हो, जल रहा हो, उसको हमने कह दिया फिलोजिस्टॉन। उसको हमने क्या बोल दिया, फिलोजिस्टॉन। दैट मीन्स फायर लाइक एलिमेंट्स कॉल्ड फिलोजिस्टॉन। या फिर दूसरे लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि सब्सटेंस दैट बर्न इन एयर। बात को समझना, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो, बर्न इन एयर, जो एयर के प्रेजेंस में क्या कर रहा हो, जल रहा हो, वर सेड टू बी रिच इन फिलोजिस्टॉन। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस अगर हम एयर के प्रेजेंस में अगर जला रहे हैं, याद रखना ये लगभग बात देखो कब की है, ये बात है थोड़ा सा सन भी याद रखना, 1670, है ना, इसकी बात है। तो उस समय लगभग ऑक्सीजन ऐसा कुछ डिस्कवर नहीं हुआ था। उस समय बस लोग केवल एक ही नाम जानते थे, एयर, है ना, वो मिक्सचर ऑफ गैसेज आज हम जान रहे हैं ना, ये आप उस समय अपने आप को रख करके देखो। तो उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा सब्सटेंस जो एयर के साथ बर्न हो, तो हम ये कहेंगे कि अगर वो एयर के साथ अगर बर्न हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर बहुत सारा क्या है, फिलोजिस्टॉन है।
बात समझो, उसके अंदर बहुत सारा क्या है, फिलोजिस्टोन है। अब समझते हैं कि ये फिलोजिस्टोन थ्योरी है क्या। फिलोजिस्टोन आपको समझ में आया। देखो ये कहा गया कि दिस थ्योरी स्टेट दैट फिलोजिस्टिकेटेड सब्सटेंस कंटेन फिलोजिस्टोन, यानी कि मान लो हमने जैसे कहा वुड, ठीक है ना, तो अब वुड में क्या है, वुड हमारा एक फिलोजिस्टिकेटेड सब्सटेंस है। बात को समझो, वुड हमारी क्या है, एक फिलोजिस्टिकेटेड सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, फिलोजिस्टोन भरा हुआ है। ध्यान से मेरी बात समझना, रुको रुको, ठीक है, टेंशन मत लो, पहले पूरा मेरी बात तो सुन लो, नहीं अगर समझ में आएगा तो फिर आप मेरे को कमेंट बताना सर बिल्कुल भी नहीं आया समझ में। अब देखो, ठीक है, तो मैंने क्या कहा सर, वुड हमारी क्या है, एक फिलोजिस्टिकेटेड सब्सटेंस है जिसके अंदर फिलोजिस्टोन है, एंड दे डी फिलोजिस्टिकेटेड व्हेन बर्न्ड, है ना, जब उसको हम जब बर्न कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो डीफिलोजिस्टिकेटेड होता है, मतलब उसके पास जो भी फिलोजिस्टोन था वो निकल गया सारा का सारा। ऑब्वियस सी बात है, बता रहे हैं, एग्जांपल के साथ बता रहे हैं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, ठीक है। एंड रिलीजिंग स्टोर्ड फिलोजिस्टोन, ऑब्वियस सी बात है, बर्न हो गया तो जो भी उस वुड के अंदर फिलोजिस्टोन स्टोर्ड था वो क्या हो गया, बर्निंग के जैसे ही बर्निंग हुआ तो उसके साथ जो है वो फिलोजिस्टोन भी बाहर निकल गया, और बाहर निकल करके क्या हो गया, विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय एयर। रुक जाओ, हंसी की बारी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो फिलोजिस्टोन जो एयर में गया, अब फर्दर इसको हमारे जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं, भाई देखो उस समय तक उतनी ही सोच थी, प्लांट्स वगैरह सब बढ़िया बढ़िया बेड वगैरह सब अच्छे अच्छे पेज वगैरह सब सारी चीज़ें शायद नहीं डिस्कवर हुई, ये बात की बात है। तो ग्रोइंग प्लांट्स फिर क्या करते हैं, उस फिलोजिस्टोन को फिर से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये जो हमने मान लो हमने वुड जलाया ना, जो कि हमारा क्या था, उसके अंदर फिलोजिस्टोन भरा हुआ था जिसको हमने फिलोजिस्टिकेटेड सब्सटेंस कहा, हमने उसको जला दिया तो उसके अंदर जो भी फिलोजिस्टोन था वो बाहर निकल गया। तो अब हमारा जो मटेरियल बचा, हम कह देंगे कि हमारा जो मटेरियल हुआ वो हमारा एक डीफिलोजिस्टिकेटेड हो गया, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब ये जो हमारा जो फिलोजिस्टोन जो एयर में गया है, तो हमारे जो ग्रोइंग प्लांट्स जो ग्रो हो रहे हैं फिर से उस फिलोजिस्टोन को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, विच इज वाई एयर डज नॉट कंबस्ट। उस समय की बात है, उनको लगता था कि एयर हमारा कंबस्ट नहीं हो सकता, एंड प्लांट मैटर बर्न, ठीक है। मतलब ये फिलोजिस्टोन जिस भी मटेरियल में जाएंगे, बात को समझो, ये फिलोजिस्टोन जिस भी मटेरियल में जाएंगे वो उस मटेरियल को बर्नेबल बना देंगे, बर्नेबल मतलब वो उसको बर्न करेंगे। अब देखो इतनी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने, देखो इन्होंने ऐसा दिमाग लगाया। एक बात अगर हम भी आपसे, अगर अब यहाँ पर आपसे पूछे ना, तो आप भी कहोगे हाँ सर इनकी बात में तो दम था। देखो उन्होंने कहा, मेरी बात समझना, उन्होंने कहा कि सर आपके पास जो है, बात को थोड़ा समझो, आपके पास वुड था, क्या था मेरे पास, वुड था, ठीक है, हमने इसको बर्न किया, ठीक है। देखना, तो बर्न किया तो क्या हुआ कि यहाँ से हमारा जो फिलोजिस्टोन है वो कहाँ चला गया, एयर में चला गया, ठीक है। फिलोजिस्टोन कहाँ चला गया, फिलोजिस्टोन उड़ गया एयर में, फिलोजिस्टोन इन एयर। अच्छा बताओ, जब आप वुड को अगर आप बर्न करते हो तो अभी से बात है, वुड को बर्न करने पर आपको क्या मिलेगा, एसेस मिलेंगी, यानी कि राखें मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमें एसेस मिल गई, ठीक है, ये हमें राखी मिल गई। अच्छा अब ये कहा गया, अब देखो फर्दर फिर क्या किया गया, उस एस को जो है, ये जो हमारी जो एसेस हैं इनको हम फिर से हमने इसको फिर से हमने बर्न करने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बताओ आपने कभी राख को जलते हुए देखा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो हम इसको क्या किए, हमने इसको फिर से जलाने की कोशिश की। तो ये कहा गया कि भाई अब ये नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि इसमें नो फिलोजिस्टोन है, इसमें कोई भी फिलोजिस्टोन नहीं है। सिंपल सी बात है, वुड मान लो जैसे हमने कहा, मान लो जैसे 4 किलो का आपने वुड जलाया, 4 किलो का वुड जलाया, और जो आपकी जो राख जो मिलेंगे क्या वो 4 किलो की मिलेंगी, नहीं, ठीक है, कितने, कम से कम आधा किलो भी नहीं बनेंगे। तो बाकी का जो भी हमारा मटेरियल था ना वो फिलोजिस्टोन था। इनकी बात में दम है कि नहीं, सोचो ना, वुड जलाया, मान लो 1 kg का आपने वुड जलाया, मान लो 500 ग्राम आपका जो है, अरे बहुत ज़्यादा हो गया, 1 kg का वुड जलाओगे तो नहीं, बहुत, चलो ठीक है मान लेते हैं 500 ग्राम का आपका जो है हैसेस निकल गए, ठीक है। तो बाकी के 500 ग्राम क्या थे, बाकी के 500 ग्राम फिलोजिस्टोन थे, इनके अकॉर्डिंग, भाई मेरे अकॉर्डिंग नहीं। बात को मेरी समझो, इनकी बात को समझो, मेरी बात को नहीं, इनकी बात को समझो कि आपको क्या समझाना चाहते थे। 100 साल तक चली थी ये थ्योरी, समझ पा रहे हो आप क्या, 100 साल तक। देखो, तो वुड में क्या था, फिलोजिस्टोन था, बर्न किया, या फिलोजिस्टोन फिर से कहाँ चला गया, एयर में, और साथ ही साथ हमारी एसेस जो हो गई, उस लकड़ी की जो राखें थी वो बाहर निकल गई, यानी कि हमने इन एसेस को हमने फिर से जलाने की कोशिश करी तो ये नहीं जले। तो इससे क्या प्रूव होता है कि इसके अंदर कोई भी फिलोजिस्टोन नहीं है। अब ये जो फिलोजिस्टोन जो एयर में है वो फर्दर हमारे प्लांट्स को क्या करेंगे, फिर से एब्जॉर्ब करेंगे और हमको फिर से जलाएंगे, तो क्या होगा, वो हमारी फिर से जलेंगी। मतलब इनके पीछे का देखो, पीछे का लॉजिक समझ में आया, खुद सोचो कितनी अच्छी बात है, सही बात है भाई, ऑब्वियस ही बात है भाई, एसेस मिली तो बाकी का ½ kg कहाँ गया, बाकी का ½ kg गया एयर में, समझ गए, एनर्जी में लॉस्ट, ये सब वो नहीं जानते थे, बस उनको एक थ्योरी देनी थी, और ये थ्योरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये 100 साल तक चली, समझ पा रहे हो। तो ये फिलोजिस्टोन थ्योरी आपको समझ में आई, क्या है ये फिलोजिस्टोन थ्योरी, फिलोजिस्टोन थ्योरी क्लियर हुई। फिलोजिस्टोन थ्योरी, ओके, अब भूलोगे नहीं ना, देखो कितना आसान है।
बताओ 100 साल तक देखो लोगों को ये मूर्ख बनाते रहे। और ऑब्वियस बात है, तुम खुद सोचो, अगर मान लो उस एरा में अगर आप रहते तो क्या बताते, हाँ भाई सही बात है, 1 केजी मैंने वुड जलाया, ½ केजी हमें एसेस मिली, बाकी की हमारी जो है और कहाँ गया, तो और कहाँ गया, वो और क्या था, वो हमारा फिलाजिस्टोन था। यानी कि लकड़ी जो है, केवल लकड़ी नहीं है, लकड़ी हमारा जो फिलाजिस्टोन से मिलकर के बना हुआ है, जो कि उसको बर्न करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अकॉर्डिंग टू जो भी केमिस्ट रहे होंगे, इनके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। क्लियर हुई बात। फिलाजिस्टोन 3 इंटरेस्टिंग थी, कितनी मज़ेदार टॉपिक है। हमारी जो फर्स्ट, जहाँ देखो हमारी जो फर्स्ट चैप्टर ना केमिस्ट्री की, कितनी मज़ेदार है। लोग इसको हमेशा स्किप करके आगे भाग जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आपको। आप पढ़ो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। हाँ देखो, एक नया जो है फिलाजिस्टोन, जानते थे इसके बारे में, नाम सुना होगा, बट एग्जैक्टली आपको नहीं पता होगा। अब पता चल गया, आप बता सकते हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, एकदम ऐसे ही होता था ना। अब क्या हुआ, लोगों का भ्रम देखो यहाँ से भी, ऑब्वियस सी बात है, लोगों का भ्रम टूटता है। शायद ऐसा भी दिन आएगा जब हमारे भी भ्रम टूटेंगे, हमारी भी जो हम जिस थ्योरी को भी हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, अरे जो हमारी मॉडर्न ये जो थ्योरी है, शायद ऐसा समय आएगा, शायद अभी नहीं, आने वाले समय में ऐसा समय भी आएगा, शायद हमारी भी भ्रम क्या होंगी, टूटेंगी, हमारी भी जो है। ठीक है, बात की बात है, जब देखा जाएगा तब शायद हम लोग रहेंगे भी नहीं, कैसे देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। देखो तो ऐसा हुआ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी हमेशा के लिए रहेगी, लेकिन इसको ख़त्म होना पड़ा जैसे ही ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, देखो ये जो फिलाजिस्टोन थ्योरी थी, ये लगभग हमारी कब तक चली थी, लगभग 1734 तक चली थी। फिर जैसे प्रिस्टले आए, तो प्रिस्टले ने क्या किया, एक और साइंटिस्ट थे लेवेसियर, उन्होंने जो है ऑक्सीजन की जो है डिस्कवरी कर दी। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी के साथ ही ये जो फिलाजिस्टोन थ्योरी है, इसका दी एंड हो गया। क्योंकि फिलाजिस्टोन वाले ने क्या कहा था, मतलब ये जो थ्योरी वाले ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है कि भाई ऑक्सीजन नहीं, मतलब उनको ऑक्सीजन का नाम ही नहीं पता था, उन्होंने बस इतना पता था एयर है, एयर में ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है कि हाइड्रोजन, ये सब कुछ नहीं पता था। समझ गए। तो इनका दी एंड हुआ बाय द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन गैस, विद द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन गैस के डिस्कवरी के साथ इस थ्योरी की क्या हो गई, दी एंड हो गई। अभी हम लोग आ रहे हैं, अभी हम लोग एटॉमिक थ्योरी पर भी आएंगे, डाल्टन वाले पर। डाल्टन सर तो बहुत बाद में 1800 के आसपास है ना, तो ये तो हम पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो अब इस पर आगे आते हैं। तो इतनी चीज़ें आपने लिख ली, इतनी चीज़ें आप लिख लो जल्दी से। व्हाट इज़ फिलाजिस्टोन थ्योरी, आई होप आपने लिख लिया होगा। ठीक है, यहाँ से आप चीज़ों को लिख लो। व्हाट इज़ फिलाजिस्टोन थ्योरी से ये चीज़ है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्लियर है। चलो देखो तो क्या हुआ फिर, जो है एंड हुआ लगभग 17th सेंचुरी के आसपास, है ना, जिसको हमने मॉडर्न पीरियड के नाम से हमने केमिस्ट्री का जाना। कैसे एंड हुआ, तो डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो गई। अब बात समझो, अगर ऑक्सीजन की अगर डिस्कवरी हो गई तो सिंपल सी बात है, मान लो आपने कहा कि सर ठीक है, ये हमारे पास वुड थी, हम इसको बर्न कर रहे हैं, है ना, तो आप किसी खुले एटमॉस्फेयर में ही रख करके तो बर्न कर रहे होगे, तो बर्न हुआ तो उन्होंने कहा दिया ठीक भाई, बढ़िया बहुत ज़्यादा फिलाजिस्टोन हैं। अब मान लो उसको एकदम पैक्ड रूम में ले जा करके, उसी लकड़ी को एकदम पैक्ड रूम में जहाँ कोई एयर ही नहीं हो, चलो हम उनकी बात छोड़ देते हैं, हम ऑक्सीजन की बात छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कोई एयर ही नहीं है उस रूम में, आप वहाँ पर ले जा करके बर्न करो, तो क्या वो लकड़ी बर्न होगा, नहीं होगा। आ गई बात समझ में। हाँ, तो जब बर्न नहीं हुआ तो क्या फिर, अब वही लोग कहेंगे अभी जो कहते नहीं भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा फिलाजिस्टोन है, अब वही लोग कहेंगे ना फिलाजिस्टोन है ही नहीं, ये हमारा डीफिलाजिस्टिकेटेड हमारा सब्सटेंस है। आ रही बात समझ। तो देखो कैसे उनकी थ्योरी खुद गलत हो गई। क्लियर हुई ना बात, ये बात आपको क्लियर हुई क्या, आपके दिमाग में ये बात चमक गई कि कैसे उनकी ये थ्योरी गलत हो गई। भाई अभी लकड़ी को बर्न किया विद द हेल्प ऑफ एयर, बर्न हो गया, अच्छा बढ़िया फिलाजिस्टोन है। फिर ले जाकर के बंद एकदम पैक्ड रूम में शीशे की क्लास में हम उसको जाकर के बर्न कर रहे हैं, तो नहीं बर्न हुआ, वही लकड़ी है सेम, सोचो नहीं बर्न हुआ, तो क्या उसमें क्या फिलाजिस्टोन नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं। समझ में आ गई बात, फिलाजिस्टोन डिफिलाजिस्टिकेटेड ऐसा कुछ मटेरियल था ही नहीं, है ना। तो सिंपल सी हमारी एक नीड थी ऑक्सीजन की, जो कि प्रूव्ड हुई, है ना, किसके थ्रू, जोसेफ प्रिस्टले के थ्रू। लगभग 1770 के आसपास उन्होंने ऑक्सीजन गैस का क्या किया, डिस्कवरी किया। और लेवोसियर एक जो हैं, जिनको हम मॉडर्न जो है मतलब फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, इन्होंने फाइनली ये दिखाया कि हाँ सच में हमारा जो कंबशन हो रहा है वो किसके लिए, वो इस कंबशन के लिए ज़रूरी क्या है, तो इस कंबशन के लिए ज़रूरी है हमारा ये ऑक्सीजन, ना कि ये फिलाजिस्टिकेटेड या फिलाजिस्टोन या समथिंग कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब उनके इस एक्सप्लेनेशन की वजह से क्या हुआ, जो कंबशन गेव एन एंड टू फिलाजिस्टोन पीरियड एंड इट्स थ्योरी। फाइनली
जो फिलोजिस्टोन वाले लोग थे उनका जो है मुंह बंद हो गया। हाँ, उनको समझ में आ गया कि हाँ यार सही बात है, वही लकड़ी हमारी एयर के प्रेजेंस में जल रही है, वही लकड़ी एयर के प्रेजेंस में नहीं जल रही है, तो इसका मतलब थोड़ी ना ऐसा हुआ कि उसमें फिलोजिस्टोन है, एक में नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, अब एक हम जल्दी से समरी देखो देख लेते हैं। फिर 1803 में फिर जॉन डाल्टन है। ये वही जॉन डाल्टन है जो अपने क्लास 9 में आपने पढ़ा है। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है, हम इस वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो आपकी जो क्लास 11th है, क्लास 12th मिला करके ना एक बढ़िया सा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मोस्टली आपको फिजिक्स में बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, स्पेशली क्लास 12 से। ठीक है, फिलहाल हमने कहा कि फिर उसके बाद 1869 में मेंडलीव, ये वही मेंडलीव हैं जो आपको क्लास 10th में बहुत ज़्यादा परेशान किए थे, याद है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो 1869 में आए और उन्होंने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया, आपको पता ही है कैसे, बाई केमिस्ट्री, कंट्रीब्यूशन टू केमिस्ट्री बाई गिविंग पीरियोडिक लॉ, इन्होंने तो दिया था। ठीक है, अब उसके बाद देखो, फिर उसके बाद आर्हेनियस है। आर्हेनियस ने क्या किया, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, जहाँ भाई इसके बेसिस पर आप बताते हो ना कि हमारा ये एसिड है, ये बेस है ना, तो ये आर्हेनियस के मतलब आयनाइजेशन है ना, कि कोई भी मटेरियल वाला आयनाइज्ड पैसे सोडियम है Na+ बन गया, क्लोरीन Cl- बन गया, तो ये उन्होंने थ्योरी दी है ना। तो ये हमारे एक हम लोग हिस्ट्री दी, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, आर्हेनियस सब सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ओके, फिर जे थॉमसन है, कौन नहीं जानता है भाई जे थॉमसन को। 1898 में इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, फिर फर्दर हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, और इसकी वजह से जो हमारे जो रिसर्चर्स थे केमिस्ट्री के, उनको मतलब एक तो पंख लग गया, अब तो सर हम खुले आसमान में उड़ेंगे, समझ रहे हो, इस तरीके से पंख लग गया है ना। अब वो क्या करने लगे, मस्त एकदम उड़ने लगे, बढ़िया, उनको जो है बढ़िया बढ़िया जो है चीज़ें उन्होंने डिस्कवर करनी स्टार्ट कर दी है ना, गिव न्यू डायमेंशन टू केमिस्ट्री। ओके, अब बात समझो यहाँ से। उसके बाद फिर आपको पता ही है कि एटॉमिक नंबर, हेनरी मोजले एटॉमिक नंबर दिए हैं। फिर इस समय हमारे एक साइंटिस्ट थे जो रदरफोर्ड थे, उन्होंने न्यूक्लियस की जो है उन्होंने डिस्कवरी करी। तो ये सब बहुत सारे लोग हैं, है ना। रदरफोर्ड ने और भी फील्ड में वर्क किया था, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के फील्ड में वर्क किया था। ये जो हमारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके लिए इन रदरफोर्ड्स को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारी बात हो गई, यहाँ तक हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की हमने बात कर ली। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका पता है हम आंसर क्या देंगे, इसका मेरा आंसर होगा, सिंपल सा आंसर होगा बच्चा लोग, क्या है पता है, यू। केमिस्ट्री का फ्यूचर इसके स्कोप आप ही तो हो। केमिस्ट्री अभी तक हम जो करते चले हैं, अभी तक हम जो ऑब्टेन करते चले, अभी तक जो हम यूज़ करते चले हैं, ठीक है, हम लोग कर लिए। अब जिन बच्चों का केमिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा, अब वही तो फ्यूचर स्कोप बनाएंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस केमिस्ट्री की जो है फ्यूचर स्कोप आप क्या बनाते हो। समझ में आ गई बात, मज़ा आया। थ्योरी हिस्ट्री यही है, हिस्ट्री बच्चे इसे भागते हैं पता नहीं क्यों, मज़ा आया। ओके, अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके ब्रांचेस की, है ना, कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। और लगे हाथ इस ब्रांचेस के केस में हम आपको ये भी बता देंगे कि आपकी ये जो क्लास 11th की ये जो पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है ना, तो इसमें देखो बेसिकली हम बात करेंगे ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की, फिजिकल की। बेसिकली हम अपने पढ़ने के पर्पज से क्या होता है कि केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आपने सुना होगा, और फिजिकल। और लगे हाथ ये भी बता देंगे कि कौन सा चैप्टर ऑर्गेनिक है, कौन सा इनऑर्गेनिक है और कौन सा फिजिकल है। क्लियर है, क्लियर है, हेडिंग लगा लो, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, लगा लिया। चलो देखो बच्चे लोग, बात करें अगर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, आपको बेसिकली 3 टाइप की ब्रांचेस मिलेंगी। फर्स्ट आपकी, बाकी और भी होती हैं बट उनके भी हम डिस्कशन नहीं करें, हमारी होंगी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, है ना। तो इसी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में हमारा ये जो भी चैप्टर है ना, क्लास 11th का हो या वो क्लास 12th का हो, ये सारा का सारा चैप्टर इसी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में ही आएगा। और हम आपको मेंशन कर देंगे कि कौन सा चैप्टर कौन से पार्ट का है, ऑर्गेनिक का है, इनऑर्गेनिक, बता देंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। बात पहले समझो, इनऑर्गेनिक में देखो हम लोग क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक में यहाँ पर बेसिकली कार्बन का कुछ काम नहीं होता है ना। तो हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक नेचर। हमें ऑर्गेनिक नेचर की स्टडी नहीं करनी है। जैसे कि मान लो हमने कहा भाई मेटल है, नॉन मेटल्स है, मेटलॉइड्स हैं, तो ये कैसे बनाए जा रहे हैं, मेटल्स कैसे बना रहे हैं, नॉन मेटल्स कैसे बना रहे हैं, हम इनका एक्सट्रैक्शन कैसे कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, पढ़ा था आपने। वो क्लास 10th में आपका एक ऐसा चैप्टर होगा जिसके बेसिस पर हम कोई मेटल बनाते थे ऑक्साइड से, है, इस तरीके से पढ़ा था ना। तो हम ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आती है। मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, देयर एक्सट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज, फिजिकली, सब सारी चीज़ें हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आती हैं। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में देखो क्या आएंगी, कार्बन आएंगे और उसके कंपाउंड्स आएंगे। अब वो हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो, बेंजीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, पॉलीमर हो, विटामिन्स हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आएंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में। ठीक है, एक और हमारा टर्म बच गया फिजिकल केमिस्ट्री। देखो
अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होगा कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइपोथेसिस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं भी देखो हम बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस की। मैंने हमेशा 12th वाले बच्चों से ये कहा है, आप भी अभी जब 12th में जाओगे तो आप देखना, हमेशा देखो क्या है ना कि हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन ना हाइपोथेसिस के ही बेसिस पर है। हाँ, कुछ चीज़ों को, सर्टेन चीज़ों को छोड़ करके, लेकिन मोस्टली चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन है वो हाइपोथेसिस के बेसिस पर है। क्या पता, देखो जितना बढ़िया अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो या चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो जितना बढ़िया आपका एक्सप्लेनेशन होगा, जितनी बढ़िया आपकी जो थ्योरी होगी, उतनी ही ज़्यादा वो मान्य होगी, मतलब उतना ही ज़्यादा वो वैलिड होगा। अगर आप कोई एक ऐसी थ्योरी दे दो जो बहुत ज़्यादा ईजी हो, जो बहुत ज़्यादा सूटेबल हो, तो पुरानी वाली थ्योरी को ख़त्म करके आपकी वाली थ्योरी चला दी जाएगी। समझो इस बात को थोड़ा सा। तो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा हमें इमेजिनेशन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 11th क्लास की फिजिक्स और 11th क्लास की केमिस्ट्री का तो हम नहीं बोल सकते, उतना ज़्यादा तो नहीं है, हाँ, लेकिन 12th क्लास की जो फिजिक्स है, मोस्टली फिजिक्स, केमिस्ट्री भी कुछ हद तक है, लेकिन 12th क्लास की जो फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा हाइपोथेसिस पर बेसी, मतलब बहुत ज़्यादा गजब का उसमें इमेजिनेशन करना है ना, ये सारी की सारी चीज़ें। ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको समझ में आ गया। अब हम लगी हाथ इनसे रिलेटेड चैप्टर्स को भी देख लेते हैं। आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लेना कि ये हमारा ऑर्गेनिक है, ये हमारा ऑर्गेनिक है और ये हमारा इनऑर्गेनिक या फिजिकल है। क्लियर है? चलो देख लो, जल्दी से देख लो बच्चे लोग, ये है आपका पूरा का पूरा ओवरऑल क्लास 11th की केमिस्ट्री के चैप्टर का, है ना। एक समरी हमने दे दिया है कि ऑर्गेनिक में क्या आएगा, इनऑर्गेनिक में क्या आएगा, फिजिकल में आएगा। तो थोड़ा सा काम आपको भी करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये वाला चैप्टर कौन सा नंबर का है, ये कौन से नंबर का है, ये कौन से नंबर का है, देखना पड़ेगा ना थोड़ा सा। तो आप कुछ तो मतलब समझ रहे हो। हाँ, अब हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, तो ये देखो हमारा आएगा फिजिकल में, है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं ना, अभी आगे भी हम लोग करेंगे, हाइपोथेसिस की ही बात करेंगे ना, तो इसलिए हमारे ये जो चैप्टर है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, ये हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में। आगे बात समझ में? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, है ना, ये बहुत ज़्यादा काम आता है, मतलब समराइज के लिए कि हाँ भाई अभी हम केमिस्ट्री में ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, ये ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ये इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ये हमारा फिजिकल चैप्टर है। तो ये बातें ध्यान रखना। अब इनके अलावा भी जब आप क्लास 12th पास आउट कर लोगे, तो इनके अलावा भी केमिस्ट्री के अदर ब्रांचेज होते हैं जिनमें आप जाना चाहते हो। जैसे मान लो कोई बायोकेमिस्ट्री लेना चाहता है, बायोकेमिस्ट्री का मतलब समझ गया कि जैसे वो जो है बायोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू मतलब वो जाना चाहता है ना, जैसे वो वायरस बनाने वाला नहीं, वैसा नहीं बनाना, वायरस का आप एंटीडोट बनाना, ठीक है। तो एक कुछ लोग होते हैं जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब कि भाई जैसे हम जो मेटल बना रहे हैं, जो लोहे की बड़ी बड़ी जो हम जो रॉड्स बना रहे हैं, तो वो हम सारी चीज़ें कैसे, सुन लो ओरली सुन लो केवल, ठीक है ना। उसके बाद तो पहली हेडिंग लगा लो, अदर ब्रांचेज में लिख लो बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, वायरस बनाते हैं उनके, चाइना वाले जो बने ना वो मत बन जाना आप लोग, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं, वायरस एंटीवायरस का हम लोग जो है डिस्कवरी करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री दूसरी हेडिंग लगा लो। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग देखो क्या करते हैं, तो जो बेसिकली मेटल्स बनते हैं, नॉन मेटल्स बन करके जो हमारे घरों में आते हैं, हमारे जिससे घर बनते हैं, है ना, तो सब हमारे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंडर में जो छड़ वगैरह देते हैं ना, जो सरिया जिसको बोलते हो, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें आती हैं। एक हमारा होता है एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री नाम से ही लग रहा है, इसमें आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या करोगे, चीज़ों को डेवलप करोगे, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गया, सीड्स का फॉर्मेशन हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, समझ रहे हो, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, तो ये सब सारी चीज़ों का आप क्या करोगे, फॉर्मेशन करोगे। उसके बाद एक हमारा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री नाम से ही लग रहा है, मतलब फार्मासिस्ट, मतलब कि मेडिसिन के फील्ड में अगर आपको ड्रग्स बनाना है, ड्रग्स वो वाला ड्रग्स नहीं, अरे नहीं वो वाला ड्रग्स नहीं, बिल्कुल मेडिसिन है, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन, ठीक है, खाने अच्छा मतलब जिससे आप खा करके अच्छा फील करो, आपकी फीवर गायब हो जाए, छू मंतर हो जाए, दैट इज मेडिसिन, ड्रग्स, ठीक है। तो ये अदर ब्रांचेस भी होती है, तो अदर ब्रांचेस लिख लिया आपने, मिला लो, चेक कर लो, बायोकेमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। मज़ा आया होगा आपको मेरे ख्याल से, है ना, अगर आपने देखा होगा यहाँ तक तो आपको मज़ा ही आएगा, ठीक है। चलो, तो अगर आपको ये अच्छा लगा है ना बच्चा, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो और बोलो कि अगर तुमने नहीं देखा है फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो ज़रूर से देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। समझ रहे हो आप मेरी बात? चलो शेयर कर दोगे, ठीक है। देखे नहीं देखे उनकी मर्जी, आपका काम बनता है आप शेयर कर दो, बाकी उनकी मर्जी है। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो और शेयर कर देना ज़रूर से, ठीक है।